नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बन जाएगा। मतलब पहला राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की जो डेट है उसको लेकर आधिकारिक तौर पर यह किया गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता किस दिन से उत्तराखंड में लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तारीख इसकी तय करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला है। कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कब इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तो सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और सब इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। यानी कि यूसीसी अब चूंकि विशेष है, तारीख अब शेष है। तो धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में जितने भी मंत्री बैठक में थे सब ने जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की है और यह कहा है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया। बहुत बहुत इसके लिए बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई और राज्य के सभी जितने हमारे यहाँ के लोग हैं सबको बधाई और ये बहुत बड़ी बात है। सर, नियमावली पर चर्चा हुई, आज मोहर लग गई है। अब ये इसके ऊपर जो है जो हमारे अधिकृत जो प्रवक्ता हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन अधिक आपको बताएंगे। और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पहुंचे, जहां से भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी श्रीमती आशा उपाध्याय और अन्य पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे और आयोजित जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड हमारा देश का नंबर 1 राज्य बने, देश का अग्रणी राज्य बने, देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हो, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के
आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। आप सोचिए कि उनको न्योता भेजा गया कि आइए आप, लेकिन वो नहीं आए। जानते हैं क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, उनको पता था कि अगर हम भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए तो एक विशेष वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक है वो? एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने कश्मीर में धारा 370 समाप्त की है और 3 तलाक जैसे कलंक को भी समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो आज किन लोगों के साथ खड़ी है। मैं कश्मीर के चुनाव में भी गया था, जम्मू और कश्मीर में जब चुनाव हो रहा था, मैं पुंछ क्षेत्र में वहां भी गया था जहां हमारे यहीं गढ़वाल राइफल्स के 5 रणबांकुरों ने, 5 हमारे वीरों ने अपने प्राणों का वहां पर बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, वो जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं, अलगाववादी घटनाएं, जिहादियों की घटनाएं, पत्थर मारने की घटनाएं ये होती थी जब धारा 370 वहां पर लागू था। उसके कारण से आतंकवादियों का प्रोत्साहन होता था और ये धारा 370 के कारण से उनको संरक्षण मिलता था। इस धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जो कहते हैं कि हम फिर से दोबारा से जो है धारा 370। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वचन पत्र जारी किया। निकाय चुनाव को लेकर वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और वचन पत्र जारी करने के दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे और कुछ नेता ऑनलाइन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े और प्रदेश अध्यक्ष भी ऑनलाइन जुड़े। वचन पत्र में राज्य के कई बड़े और अहम मुद्दे शामिल हैं और प्रदेश को हरित राज्य बनाया जाएगा और प्रदेश के विकास कार्यों पर जोर दिया गया। इस वचन पत्र में पार्कों के निर्माण हो, अच्छी सड़कों का वादा किया गया है और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर आजकल लगातार ज्योतिर्मठ देवनगरी में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता परसारी वार्ड के औली, मनोटी, ओचा, परसारी मोहल्ले में जाकर इन जगहों पर मोहल्ले में जाकर लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रत्याशी सुषमा डिमरी और वार्ड सभासद प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण फरकिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही साथ पहाड़ों में आजकल अचानक बर्फबारी और बारिश होने के चलते ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता ठंड की परवाह न करते हुए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए। वार्ड सभासद प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण के लिए भी प्रचार प्रसार किया गया और इतनी कड़ाके की ठंड में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम वार्डों में जाकर घर घर जाकर अपने पार्टी के सभासदों के लिए, प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके पक्ष में, उनके प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी सुषमा डिमरी के लिए भी प्रचार प्रसार किया और प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण के लिए भी प्रचार प्रसार किया गया। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और ज्योतिर्मठ देवनगरी में भी अब चूंकि अब चुनाव का क्रेज बढ़ चुका है, कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी सुषमा डिमरी के लिए वोट करने की अपील की। तो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब लालकुआं पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालकुआं से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी कुमारी जैनब को
वोट करके लाल कुआं की बागडोर एक साफ और स्वच्छ हाथ हो ताकि नगर का चौमुखी विकास हो सके, चौतरफा विकास हो सके। और इस दौरान उन्होंने जनता से ये वादा किया कि यहां से 100 लोगों को नौकरी दिलवाया जाएगा, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। हमारा जो प्रदेश है वो जो आपदा से जो तो निकाय चुनाव में मतदान की डेट आने के साथ ही खटीमा निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर रोड शो और जनसभा किया। दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी खटीमा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर के पक्ष में थारू विकास भवन सभागार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। और इस अवसर पर यशपाल आर्य ने नगर की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर को जिताने की अपील की। तो नेता प्रतिपक्ष इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधते हुए दिखाई दिए। तो कांग्रेस 23 तारीख को आप लोगों ने, यहाँ की आवाम ने, इस्लाम नगर की महान जनता ने फैसला लेना है। और जिस तरह का मैं वहाँ माहौल देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ, माहौल दिख रहा है कि फैसला जो हमारे कांग्रेस के। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश शाह के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने जनसंपर्क लोगों से समर्थन की अपील की। इस मौके पर सुभाष नगर सिमली रोड मुख्य बाजार में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना अमली वोट देकर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाए और पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर दौड़ रही है। सभी प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको जनता का अपार समर्थन मिला। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और सभी प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को प्रत्याशियों के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और मनीष खंडूरी ने भी लोगों से अपील की कि वोट करने जाएं और बीजेपी प्रत्याशी के भी समर्थन में वोट करें। हमारी जो पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं हैं, निश्चित ही हम जीत की ओर अग्रसारित हैं और 23 तारीख को हम एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है कि जीत के आएंगे। और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर और जिला अध्यक्ष से लेकर सारा टीम जो है काम कर रही है। मुझे लगता है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ताएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी हमारे संगठन हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा ही एक ऐसा संगठन है जो कि बिल्कुल सभाएं करके हम जीत की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसारित है। तो उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी एक बड़ा अवसर है, जो राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी से खास बातचीत के हमारे संवाददाता अभय केंद्र। सुनिए। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से सजने के लिए तैयार हो चुका है। तैयारी अंतिम चरण में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस रूप में अब तक तैयारियां हो चुकी है और क्या लगता है कितना सफल हम इस आयोजन को कर पाएंगे? धन्यवाद। पहले आपके सब सारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है उत्तराखंड में तैयार हो चुका है खिलाड़ियों के लिए, और ये सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड को मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद इसमें माननीय
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने यहां पर संपन्न करने की सोची है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उत्तराखंड को मिली हुई है। तो सारे खिलाड़ी जो है एकजुट होकर लगे पड़े हुए हैं और जैसे कि हमारे सरकार ने, हमारे लोगों ने जो तैयारियों की बात आप कर रहे हैं, उसमें हमारे करीब करीब सारे वेन्यूज 11 डेस्टिनेशन हमारे बने हुए हैं। 11 जिलों में ये खेल होने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये होंगे खेल, वहाँ हमारे करीब करीब सारे वेन्यूज बिल्कुल 25 तारीख तक ओके की हालत में है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बनवा लेंगे इनको। नहीं, आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, आपने खुद उन सब चीज़ों को राजीव प्रेम भी किए हैं। अब तक उत्तराखंड के पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित कहे जाते हैं। ऐसे में कैसे हम उस चीज़ को मुकाम को हासिल कर पाएंगे कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के साथ साथ खेल के रूप में भी जानी जा सके? ये एक आज तक की कहावतें थी और हम भी शुरू में सोच रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, या हम सोच रहे संसाधन हमारे पास कम है। लेकिन मैं आज गर्व के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रख रहा हूँ, मैं पूरे देश के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जो संसाधन उत्तराखंड के पास उन्होंने जुटा लिए हैं, उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड खेल विभाग ने, वो अभी तक पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए। ये सारे हमारे पास संसाधन है और देखिएगा आप, बहुत अच्छे खेल यहाँ होने जा रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे पास एकदम पर्याप्त मात्रा में। एक आखिरी सवाल, राज्य की जनता से क्या कुछ आप आश्वासन उनको या भरोसा देना चाहेंगे कि वो भी इनसे जुड़े, वो सब चीज़ें करें ताकि G20 की तरह जो बैठकें यहाँ संपन्न हुई थी, जिसका इतिहास बना, वो इस बार राष्ट्रीय खेलों में भी हो सके? मैं आपको इस चीज़ के लिए बताना चाहता हूँ, आश्वस्त भी करना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है कि कब 28 तारीख आएगी, कब इसका उद्घाटन होगा। आप देखिएगा इतने वेन्यूज बने हुए हैं, जहाँ जहाँ भी बने हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग यहाँ, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देश के बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ पहुँच रही है, विदेशों के चैनल, विदेशों के पत्रकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने जा रहा है। ऐसा महोत्सव होगा खेलों का, आप देख रहे हैं कि आप सोचेंगे कि वाकई में 24-25 ये जो 14 तारीख तक इसका समापन होना है, यहाँ इसका उद्घाटन होना है, हल्द्वानी में समापन होना है 14 फरवरी के दिन, तब तक यहाँ का पूरा खेल युक्त वातावरण पूरे उत्तराखंड में बनने जा रहा है, पूरे उत्तराखंड में। और जो थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल किसी खेल महाकुंभ से कम नहीं है। और जब बात तैयारियों की होती है तो फिर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है और लोगों से भी आह्वान कर रही है कि वो इस राष्ट्रीय खेलों को लेकर जुड़े। जो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, उनका तहे दिल से स्वागत करें, उनका आभार प्रकट करें कि उनके द्वारा इस उत्तराखंड को नई पहचान देने में एक अहम भूमिका निभाई जा रही है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 25 जनवरी तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के भीतर और बाहर का भी छोटे मोटे जो काम बचे हुए हैं और पेंटिंग, ब्रांडिंग का जो भी काम बचा हुआ है वो एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रबंधक को खिलाड़ियों और तकनीकी स्टाफ और वीवीआईपी के लिए उचित और पर्याप्त आवास व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रत्येक चिन्हित होटलों में उचित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए पर्याप्त वाहन व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने रेलवे और बस स्टेशनों पर वॉलंटियरों के साथ पर्याप्त वाहन रखने और प्रत्येक स्टेशन में वॉलंटियर तैनात करने और हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश भी दिए ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। इसमें राष्ट्रीय खेलों में हम लोगों ने पूरे समन्वय से रोज हम लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि एक महीने में काफ़ी तेज़ी आई है। कुछ जो एक्सटर्नल काम हैं जो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं वो लगभग पूर्णता पे आ गए हैं। वॉल पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे टीमें आ गई हैं एसीटी की और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके साथ रोज़ बैठकर यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। नोडल अधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं तथा कोशिश ये की जा रही है कि बिल्कुल सुगमता से इन खेलों का आयोजन हो जाएगा।
भी उच्च अधिकारियों की विजिट्स लगी रहेंगी और नोडल अधिकारियों के आने से जो एक देहरादून और यहाँ पे जो समन्वय की भूमिका होती है उनके द्वारा पूरी निभाई जा रही है। उन्होंने पूरा असेसमेंट भी किया और उनके निर्देश भी दिए हैं। कुछ कार्य लेट यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, जैसे ट्रैप शूटिंग का आप सभी को पता है कि बहुत लेट हमको आयोजन करने का वो दिया गया है, लेकिन तब भी हम लोगों ने पूरा जो असेसमेंट किया है, हमारी इक्विपमेंट और हमारी पूरा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो समय से। तो अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिला आपदा प्रबंधन द्वारा भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में नेपाल में आए भूकंप से मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम और वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर खटीमा में एक भवन क्षतिग्रस्त होने और उनमें कुल 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिलते ही आपदा राहत बचाव कार्य की टीमें द्वारा घायलों को तत्काल रेस्क्यू किए गए और उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर रेफर में उनको भेजा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने उमाशंकर नेगी ने जानकारी दी कि नेपाल स्थित झलारी में आए 7.2 रिएक्टर के भूकंप के झटके से वन चेतना केंद्र स्टेडियम खटीमा के क्षतिग्रस्त भवन में 10 लोग और मनोज सरकारी स्टेडियम रुद्रपुर के क्षतिग्रस्त भवन में 5 लोग के फंसे होने की जानकारी मिली थी और जिन्हें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग को सूचना देते ही घायलों के रेस्क्यू के लिए आपदा राहत और बचाव टीमें भेजी गई। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल पूरा करने के लिए सभी को बधाई दी। जो आपदा से जो यहाँ पर आपदा की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं और अभी हम लोग वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 38वां राष्ट्रीय खेल भी करने जा रहे हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी एक तैयारी परखने के लिए आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल का अगर मैं सार की बात करूँ तो उसमें हमारी टीम को आज ये एक्सरसाइज दिया गया था कि हमारे यहाँ एक भूकंप आया हुआ है जिसका केंद्र नेपाल में है और वहाँ हमारे 2 स्टेडियम जो हैं चकरपुर और हमारे रुद्रपुर का स्टेडियम ये जो है प्रभावित। तो अब आपको यहाँ से सीधे उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। प्रत्याशी भाई किशोर भट्ट जी और उनके साथ हमारे सभी सभासद प्रत्याशियों के लिए सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और किशोर भट्ट लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप सब जानते हैं। मेरे साथ काम करते हुए भी हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं किस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया है और सच में बहुत दूरदृष्टि भाई किशोर के अंदर है। अभी देखा आपने किस प्रकार से उत्तरकाशी को चाहे धर्म नगरी के रूप में विकसित करना हो, एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाना हो, एक पर्यटन का और आस्था श्रद्धा के केंद्र के रूप में इस उत्तरकाशी को बनाना हो, उन सभी पर उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और समय होता तो और विजन आपके सामने रखते। निश्चित रूप से ये सारे विजन धरातल पर तभी उतरेंगे, इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर किशोर भट्ट सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सबने विजय बनाना है। और देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में आप सबके द्वारा बनाई हुई सरकार, जिसमें आपने मिथक तोड़ा था और ऐसा मिथक कि 22 सालों में पहली बार देश राज्य स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का आपने अवसर प्रदान किया था। और ये मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम भी कहीं और नहीं है। उत्तरकाशी की भूमि, यही गंगोत्री, यही मां गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, मां भवनाथ की भूमि, बाबा विश्वनाथ की भूमि, इसी भूमि ने उत्तराखंड राज्य में एक नया इतिहास बनाने का काम किया था, सारे मिथक तोड़कर भाइयों बहनों। और इस बार भी आप सारे मिथक तोड़ेंगे और उत्तराखंड में आज मैं लगभग उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर चुनावी सभाओं में भाग लेकर आप सबके बीच में आया हूं। तो पूरे प्रदेश के लोगों ने एक तरफा मन बनाया है कि हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। राज्य में भी, केंद्र में भी आप पहले ही बना चुके हैं, अब नगर पालिकाओं में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है।
आज हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास एवं समृद्धि के काम हो रहे हैं। चाहे आज हमारे 4 धामों का विकास हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, या अभी अभी हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ की है, वो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिकी का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हमको हमारे यहाँ को समृद्धि लाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। भाइयों बहनों, आज अनेक चाहे रेल परियोजनाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे बहुत सारी योजनाओं पर यहाँ पर काम हुआ है। ये बस स्टैंड इसका साक्षी है। अभी बहुत सारे काम होने हैं। यहाँ पर कूड़े का जो तट पर ढेर लगा है, इसके लिए भी हम लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से इसको योजना को भी धरातल पर उतारना है। अन्य जो सीवर के काम है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।